आम आदमी पार्टी के संसदीय दल में बड़ी टूट हुई। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही राघव चड्ढा समेत 3 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन ने राघव चड्ढा समेत सभी सांसदों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई और उनका मुंह मीठा करवाकर बीजेपी में स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ सभी सांसदों के साथ बैठक भी की। दिलचस्प है कि 15 दिन पहले राघव चड्ढा को हटाकर जिन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाया था, वो अशोक मित्तल भी अब बीजेपी में जा रहे हैं। राघव चड्ढा के अलावा संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत सिंह साहनी, हरभजन सिंह पार्टी को अलविदा कह दिया है। वहीं पार्टी में टूट के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला, साथ ही पंजाब को धोखा देने का आरोप लगाया। दिल्ली का सियासी पारा आज हाई रहा। राघव चड्ढा ने अपनी एक चाल से केजरीवाल को जबरदस्त मात दे दी। वहीं इसके पहले राघव चड्ढा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राघव के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला कि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान राघव ने आम आदमी पार्टी पर मूल्यों से भटकने का आरोप लगाया। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। साथ ही खुद को गलत पार्टी में रहने का भी दोषी माना। और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। राघव चड्ढा के इस सियासी खेल ने आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा डेंट दिया है। आम आदमी पार्टी में इस बड़ी टूट के बाद सियासत भी अब तेज हो गई है। जहां कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। लूट का शासन दिल्ली में उन्होंने किया, अब पंजाब में कर रहे हैं। बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं। ये देश में लगातार डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। सबके सामने डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, मानना पड़ेगा। आज इन्होंने जो रास्ता अपनाया है वो गद्दारी का, वो लोगों को धोखा देने का, इनके चरित्र को दिखाने का रास्ता है। पंजाब की जनता इनको जवाब देगी। लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो डरते हैं वो भाजपा में जाते हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी की एक बी टीम है। आज वो पर्दा हट गया, आज सबके सामने आ गया। जो बात हम सब शुरू से कहते आए थे, आज उसका पर्दा हट गया। खबर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की, जहां पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अब 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। लेकिन उसके पहले ही प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक ने 4 मई वाला नतीजा बता दिया है। पीएम मोदी का कहना है कि 4 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी और दीदी के करप्शन की फाइल खुलेगी। प्रधानमंत्री मोदी का ये कॉन्फिडेंस विरोधियों की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि दूसरे फेज के प्रचार के लिए नॉर्थ 24 परगना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के लोगों को बधाई दी और कहा कि पहले चरण के मतदान में लोगों ने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। बंगाल में कमान संभाले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले चरण की 152 सीटों में से 110 सीटें जीतने का दावा किया। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जीत की जो भविष्यवाणी की है, वो पहले चरण की वोटिंग के बाद ही कर दी है। अभी 142 सीटों पर वोटिंग होना बाकी है और जिस तरह से वोटिंग का आंकड़ा बढ़ा है, वो बहुत कुछ बता रहा है कि इस बार की जीत प्रचंड बहुमत वाली होगी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में बम्पर मतदान के बाद राजनीतिक पंडित अपने अपने तरीके से रुझानों का बयान उनका आ रहा है और एक तरफ रिकॉर्ड वोटिंग से बीजेपी गदगद है, तो वहीं टीएमसी का खेमा कुछ शांत नजर आ रहा है।
और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी अपने स्वभाव से उलट नजर आ रही है। ना ही बम्पर वोटिंग पर कोई बयान आया है और ना ही उत्साह दिख रहा है। हालांकि ये जरूर है कि टीएमसी से ममता बनर्जी के प्रति जनता का समर्थन बता रही है, लेकिन दूसरे दौर के प्रचार के लिए अब केवल 4 दिन का ही समय बचा है, जहां इस दौरान बीजेपी ने संगठन के तौर पर पूरा दमखम लगा दिया है, तो वही ममता बनर्जी खुद को अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में ही सीमित कर लिया है। सवाल है कि क्या दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही टीएमसी ने हार मान ली है? ऐसी बातें कहने के पीछे की वजह पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास रहा है। साल 2011 में बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, उस वक्त सत्ता बदल गई। वैसी ही स्थिति इस बार भी दिख रही है, जहां पहले चरण में करीब 93% वोटिंग हुई है। अमूमन ऐसी तस्वीर सत्ता परिवर्तन की आहट होती है, लेकिन सियासत में 2 और 2 4 नहीं 22 होते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद कई इलाकों में बवाल देखने को मिला। कहीं टीएमसी के पोलिंग एजेंट्स पर हमले की तस्वीरें मिली, तो कहीं बीजेपी बूथ अध्यक्ष को निशाना बनाया गया, जिसकी तस्वीर पूर्वी बर्धमान से आई है, जहां चुनावी प्रचार खत्म कर लौट रहे बीजेपी बूथ अध्यक्ष और उनके पति के साथ मारपीट की गई। आरोप है तृणमूल के गुंडों ने उन पर हमला किया। वहीं जलपाईगुड़ी में भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, जिसके बाद मामले को शांत करवाया गया। वहीं पूर्वी मिदनापुर में 10 टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर सामने आई है। आरोप है कि तृणमूल के पोलिंग एजेंट जब घर लौट रहे थे तो उन पर हमले किए गए। वहीं प्रचार के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा ने 200 सीट जीतने का अनुमान जताया है। शहर में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा के मारना पड़ेगा। जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं, ठीक है। कितना सीट मिलेगा आज इलेक्शन? 200। असम में 100, बंगाल में 200। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री मोदी हाथों में कैमरा थामे दिखे। हुगली नदी की सैर पर निकले पीएम ने हुगली और पश्चिम बंगाल की खूबसूरती से लोगों को रूबरू कराया और इसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर भी की। हुगली नदी का तट, हाथों में कैमरा और कई अलग अलग एंगलों से तस्वीरें क्लिक करते लोगों ने जब पीएम मोदी को देखा तो हर कोई चौंक गया। विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज के करीब फोटोग्राफी करते पीएम ने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने नदी की तस्वीरें खींचने की कोशिश की। पीएम मोदी ने हुगली के नाविकों और सुबह टहलने वाले लोगों से भी मुलाकात की। देश के प्रधान को अपने बीच पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाए तो मोदी भी लोगों का अभिवादन करते दिखे। पीएम ने तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्हें नाव चलाने वाले लोगों से मिलने का मौका मिला। उनके इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी वाराणसी में नौका विहार करते हुए नजर आए थे। चुनाव के बीच इसे एक स्ट्रेटेजी भी माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव के बीच इस तरह टेंशन फ्री रहना विपक्ष के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तंज। गंगा में भ्रमण करना तो ठीक है, पीएम मोदी को प्रदूषण की चिंता है तो यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएं। पीएम ने आज हुगली में गंगा भ्रमण किया था और इसी के ऊपर ममता बनर्जी ने तंज कसा कि दिल्ली में मौजूद यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएं। तो देखिए यहाँ पर वार पलटवार जारी है। पहले फेज का 152 सीटों का मतदान पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान जो है वो 29 अप्रैल को होना है। इससे पहले ये देखिए किस तरीके का वार पलटवार टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर मतदान हुआ और 29 अप्रैल को दूसरे चरण का वोटिंग होनी है। इसको लेकर कई राज्यों से बंगाल के लोग वोट डालने के लिए पश्चिम बंगाल के लिए निकल पड़े हैं। इसके लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई हैं। इस कड़ी में आज गुजरात के सूरत से भी एक स्पेशल ट्रेन पश्चिम बंगाल के लिए निकली, जिसमें सूरत में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर सवार हुए। इस दौरान ट्रेन में लोगों में चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ऐसे भी एक साल गांव नहीं गया तो जाना ही था, तो चुनाव आ गया तो इसलिए चुनाव में जा रहा हूँ। बंगाल में जा रही हूँ, वोट देने के लिए, इलेक्शन है इसलिए जा रही हूँ उधर। पूरी ट्रेन बंगाल जा रहे लोगों से भरी हुई नजर आई। वोटिंग को लेकर ऐसा जोश और उत्साह साफ इशारा कर रहा है कि दूसरे चरण में पहले चरण से भी ज्यादा वोटिंग होने वाली है। बता दें कि पहले चरण में 93% वोटिंग पूरी हुई, जो पश्चिम बंगाल में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है और अब दूसरे राज्य से आ रहे लोग इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने की तैयारी में है। अगली खबर बिहार से, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज विधानसभा में ध्वनि मत से अपना बहुमत साबित किया और इस दौरान सदन में तीखी बहस भी सुनने को मिली। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर नीतीश कुमार का नाम लेकर तंज कसा। साथ ही सम्राट चौधरी को लालू पाठशाला से निकाला हुआ बता दिया। एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट जी लालू जी के पाठशाला से निकले, यहाँ विजय चौधरी जी हैं कांग्रेस से निकले, इधर विजेंद्र यादव जी हैं जनता दल से निकले।
साथ ही दावा किया कि आगे बैठे लोग ओरिजिनल बीजेपी नहीं है, जिस पर सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है। यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूँ। बिहार विधानसभा में तीखी बहस ने साफ कर दिया है कि आने वाले सत्र में दोनों खेमे में जमकर सियासी कटाक्ष चलेंगे। अगली खबर मुंबई से, जहां के कॉर्पोरेट सेक्टर में भी नासिक टीसीएस जैसा मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस ने अशरफ सिद्दीकी नाम के ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो हिंदू लड़कियों को टारगेट कर व्हाट्सएप के जरिए लगातार अश्लील मैसेज, वीडियो और कॉल कर परेशान कर रहा था। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पीड़ित युवती एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए थर्ड पार्टी टेलीकॉलर का काम करती है और आरोपी अशरफ की इस कंपनी में काम करता है, जिससे न केवल कई बार मैसेज कर शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा, बल्कि साथ काम करने वाली लड़कियों के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनकी अश्लील तस्वीर भेजी। घबराई पीड़िता ने फौरन मुंबई पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में पहली बार ये घटना सामने आई है कि एक हिंदू लड़की को उनको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के धर्मांतर के लिए प्रोवोक किया जा रहा था। इतना ही नहीं, उसको अश्लील मैसेजेस भेजे जा रहे थे। इसलिए आज पहला कॉर्पोरेट जिहाद का मैटर यहाँ पे आज रजिस्टर हुआ है। पुलिस ने आरोपी युवक पर यौन उत्पीड़न, पीछा करना, महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना और इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन उत्पीड़न का मामला FIR दर्ज कर लिया है। वहीं इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में भी काफी आक्रोश है। पर उनकी जो धारा है एक सख्त से सख्त धाराएं लगाए ताकि इनको सख्त से सख्त सजा मिले और इसकी दहशत जो है और कठिन लोगों को मिले। फिलहाल पुलिस इस आरोपी से जुड़े कई और मामलों को लेकर भी जांच कर रही है। लेंसकार्ट के बाद अब भोपाल की एक निजी कंपनी के ड्रेस कोड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कंपनी की ओर से जारी नोटिस में महिला कर्मचारियों के मंगलसूत्र और पुरुष कर्मचारियों को माथे पर तिलक लगाने पर बैन लगाया गया है। इसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। मामला भोपाल की निजी कंपनी पेरमली वॉलिस प्राइवेट लिमिटेड का है, जिसके ड्रेस कोड के नोटिस को हिंदू संगठनों ने धार्मिक आस्था और परंपराओं पर चोट बताते हुए कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि कंपनी ने हिंदू महिलाओं के लिए बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी, कड़े और अंगूठी पर बैन लगाया है। साथ ही पुरुष कर्मचारियों के माथे पर तिलक लगाने से मना कर दिया है। साथ ही कंपनी की ओर से चेतावनी दी गई है कि नियम तोड़ने पर कंपनी में एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ये फैक्ट्री क्या पाकिस्तान या लाहौर या बांग्लादेश में जहाँ पर कि मुस्लिम लोग रहते हैं, ये सनातन धर्मियों का देश है। सनातनियों के धर्म पर जो आघात पहुँचाने का प्रयास करेगा, हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंचों से कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन हिंदू संगठनों ने कंपनी के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महफूज नाम के शख्स पर हिंदू बेटी के अपहरण का आरोप लगा है और इसके बाद परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि युवती की 1 मई को शादी होनी है, उससे पहले युवती को अगवा कर लिया गया है। अगवा करने का आरोप महफूज उर्फ मोनू पर लगा है। महफूज पहले से ही आपराधिक मामलों में सजा काट चुका है। परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी उनकी बेटी को लेकर जा चुका है। पहले भी सर ले गया था, लव जिहाद का है और इसके घर में खाने को नहीं KTM गाड़ी से बोलता और ये पहले भी ले गया और फिर जिसने दुर्लभ कश्यप का मर्डर करा था उसका बोला मेरा मामा, उसका नाम लेके धमकी देके अभी भी ले गया। परिजन जो आरोप लगा रहे हैं उसे लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश के लिए टीम बना दी गई है। अपहरण का मामला है जिसमें कि कायमी कर ली गई है और उसके लिए टीम भी गठित कर दी गई है, उसकी सर्चिंग की जा रही है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी उनकी बेटी के साथ ही लाखों के जेवर भी लेकर फरार है, जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाए थे। 24 घंटे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश दिया था। मैसेज था कि गरीब और कमजोर वर्ग की जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बयान के बाद इसका असर भी उन्नाव में देखने को मिला। योगी का ऑर्डर फाइनल था, जिसमें उन्होंने हिसाब किताब एक साथ करने वाली वार्निंग दी थी। की प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है तो उसका 7 जन्मों का पूरा हिसाब किताब एक साथ हो जाता है। हिसाब किताब उन्नाव में हुआ, जहां भूमाफिया की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया। गैंगस्टर महेश निषाद ने अवैध तरीके से संपत्ति बनाई थी, जिस पर प्रशासन की टीम ने जाकर प्रशासन का बोर्ड लगाया और कुर्की वाला ऐलान कर दिया। उक्त अपराधी की समाज विरोधी क्रियाकल्पों से अर्जित की गई चल व अचल संपत्ति, जिसकी कीमत कुल 32,17,560 रुपए के करीब है,
वो आज कुर्क किया गया है। योगी सरकार में गरीबों का हक मारने वालों के लिए कोई माफी नहीं है और उसका सबसे सटीक उदाहरण उन्नाव में दिखाई दिया है, जहां पर गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बिहार के दरभंगा में सम्राट बुलडोजर गरज रहा है। अवैध के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से ही लगातार बिहार पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। एक तरफ अपराधियों को लगातार चेतावनी दी जा रही है तो दूसरी तरफ अतिक्रमण के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। एक्शन दरभंगा में देखने को मिला। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य और सड़क चौड़ीकरण को लेकर जिला प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत अतिक्रमण की गई जमीन को बुलडोजर के जरिए खाली कराया गया। अवैध मकानों दुकानों को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने साफ मैसेज दिया कि अतिक्रमणकारी खुद कब्जा हटा ले, नहीं तो उनके मकानों को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। कार्रवाई के दौरान लोगों का विरोध भी देखने को मिला, लेकिन प्रशासन की टीम पहले ही भारी पुलिस बल के साथ पहुंची थी, जिससे कार्रवाई के दौरान किसी तरह की गड़बड़ नहीं हुई। और अगली खबर जम्मू से, जहां इंदिरा नगर इलाके में प्रशासन ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और ड्रग तस्करी से कमाए पैसों से बनी कई इमारतों को बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। आज सुबह प्रशासन और पुलिस की टीम बुलडोजर लेकर इंदिरा नगर पहुंची और कुख्यात ड्रग तस्कर दिलबाग सिंह की अवैध कमाई बनाए गए उसके अवैध घरों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसके ड्रग तस्करी से कमाई से खड़े किए गए आलीशान इमारतों को जमींदोज कर दिया। बता दें कि पुलिस ने हाल ही में दिलबाग सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर ड्रग तस्करी के 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि पुलिस ने उसे न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि ड्रग तस्करी की काली कमाई से तैयार उसके साम्राज्य को भी बुलडोजर से तबाह कर दिया। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने ड्रग तस्करों को संकेत देते हुए कहा कि सूबे में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। ऐसे में ड्रग तस्करी की कमाई से बनी अवैध संपत्तियों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। 110 घंटे बाद उत्तर प्रदेश को एक और सौगात मिलने जा रही है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे से न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। और उद्घाटन से पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। ताकि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते, इसलिए सीएम योगी ने कमान खुद अपने हाथों में ले ली है। सीएम ने जायजा लेते हुए इस परियोजना को प्रदेश के बुनियादी ढांचे के लिए मील का पत्थर बताया है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है, जिसके बनने से मेरठ से प्रयागराज की दूरी 6 से 8 घंटे में पूरी हो जाएगी, जो अभी 9 से 12 घंटे लगते हैं। 36,000 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे से 12 जिले जुड़ेंगे। एक्सप्रेसवे पर हल्के 4 पहिया वाहनों के लिए 2.55 रुपए प्रति किलोमीटर टोल लगेगा। 29 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे एक्सप्रेसवे का, तो जिसके बाद यहाँ पर टोल शुरू कर दिया जाएगा। उद्घाटन के बाद टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की तैनाती के साथ ही टोल शुरू हो जाएगा। यूपी सरकार में मंत्री एक्सप्रेसवे को रोजगार, व्यापार और परिवहन के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी सौगात है प्रदेश के लिए और देश के लिए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 7 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में संचालित होंगे। अगर आप भी अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन को लेकर कई अहम बदलाव किए हैं। ऐसे में आपको भी जानना चाहिए कि ये क्या अहम बदलाव हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 प्रकार के पास जारी किए जाएंगे। पहला सुगम दर्शन पास और दूसरा सामान्य दर्शन पास। सुगम दर्शन पास के जरिए श्रद्धालु रामलला, राम परिवार और परकोटा के 6 मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। वहीं सामान्य दर्शन पास में रामलला, राम परिवार, शेषावतार मंदिर, सप्त मंदिर और कुबेर टीले के दर्शन होंगे। साथ ही एक बड़ा बदलाव ये भी किया गया है कि अब एक पास पर 5 श्रद्धालु ही दर्शन करेंगे, जबकि पहले 8 लोग दर्शन कर पाते थे। मंदिर ट्रस्ट का ये कहना है कि बदलाव व्यवस्था में पारदर्शिता और समानता लाने के उद्देश्य से किया गया है। हालांकि बढ़ती भीड़ के चलते 8 मई तक सुगम और सामान्य दोनों ही दर्शन के सभी स्लॉट्स पहले से फुल हो चुके हैं। अगली खबर का रुख करेंगे बिहार के जमुई से। स्वास्थ्य महकमे को झकझोर देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां एम्बुलेंस सेवा की बड़ी लापरवाही के कारण भीषण गर्मी में 2 घंटे तड़पकर एक बुजुर्ग मरीज की मृत्यु हो गई। घटना जमुई के मतासी गांव की है, जहां दोपहर करीब 1 बजे एक एम्बुलेंस बुजुर्ग मरीज को लेकर सदर अस्पताल से पटना के लिए रवाना हुई, लेकिन सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एम्बुलेंस का तेल खत्म हो गया। भीषण गर्मी के बीच एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़ी रह गई और करीब 2 घंटे तक कोई मदद नहीं मिलने के कारण बुजुर्ग मरीज की मौत हो गई। बाद में दूसरे एम्बुलेंस से पिता के शव को सदर अस्पताल लाया गया। मृतक के बेटे ने अस्पताल, एम्बुलेंस सेवा कंपनी और ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि किसी ने भी हालात को गंभीरता से नहीं लिया।
तेल खत्म हो तो ड्राइवर क्या बोल रहा था? तेल पूछे होंगे? तेल अभी ला रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं, वहाँ दब रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। और उसी तरह रोड किनारे ही खड़े रहे आप? 2 घंटे के अंदर रोड किनारे, वहाँ पानी का व्यवस्था नहीं था। जो हम लोग जो पेशेंट मरा है उनको एक्चुअली पानी नहीं दे पाए हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा कि एम्बुलेंस में तेल है या नहीं इसे ड्राइवर को देखना चाहिए था, खासकर तब जब मरीज को दूसरे शहर रेफर किया जा रहा हो। फिलहाल मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इस हादसे ने राज्य में इमरजेंसी सेवाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर, चेकिंग में पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। भारत में अवैध रूप से रह रहा था ये पाकिस्तानी नागरिक। फर्जी आधार लाइसेंस बनवाने का आरोप है। आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है, लेकिन अगर फर्जी लाइसेंस बना है और फर्जी आधार बना है तो उन अधिकारियों के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया है या मदद की है इस पाकिस्तानी नागरिक की। मध्य प्रदेश के शहडोल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चोरी की एक अनोखी वारदात सामने आई, जहां एक युवक एम्बुलेंस से घायल मरीज बनकर अस्पताल पहुंचा और मौका मिलते ही स्कूटी चुराकर फरार हो गया। धनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई चोरी की इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें सबसे पहले एक एम्बुलेंस सीएससी में आती नजर आई है, जिसमें बैठा युवक जो घायल मरीज बनकर आया था हॉस्पिटल के अंदर गया, फिर बड़े कॉन्फिडेंस से वापस निकला और थोड़ी देर में अस्पताल पार्किंग में खड़ी स्कूटी लेकर फरार हो गया। हॉस्पिटल परिसर से स्कूटी की चोरी से हड़कंप मच गया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चोर ने धनपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एनएम संगीता सिंह की स्कूटी चुराई है, जिन्होंने अपनी स्कूटी को रोज की तरह अस्पताल की पार्किंग में खड़ा किया था। 12 बजे लगभग आने के बाद और जब मैं शाम को 4 बजे के 15 मिनट में मैं बाहर निकली तो मेरी स्कूटी नहीं मिली। वहीं इस पूरे घटना में एम्बुलेंस ड्राइवर की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। पुलिस ने एम्बुलेंस ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और दावा किया है कि जल्द ही स्कूटी चोर भी गिरफ्तार होगा। उत्तर प्रदेश एटीएस ने नोएडा से आईएसआई से जुड़े 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। भारत में टारगेट किलिंग करने आए इन आतंकियों का रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में है और ये अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका। पहला है बागपत का रहने वाला तुषार उर्फ हिजबुल्ला, दूसरा है दिल्ली का समीर। दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से लेकर आईएसआई के लिए काम करते थे। खुलासा हुआ है कि टारगेट किलिंग और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का भी प्लान था। शहजाद भट्टी ने काम करने से पहले 50,000 और बाद में 2.5 लाख देने का लालच दिया था। साथ ही पासपोर्ट बनवाकर दुबई के रास्ते पाकिस्तान बुलाने का वादा किया था। आतंकी इंस्टाग्राम और एक खास पैटर्न के जरिए शहजाद भट्टी से बात करते थे। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी आबिद से वो इसी PTT ऐप के जरिए ही वॉइस और वीडियो कॉल करता था। ऐसे में उसको इसी के जरिए ही तमाम संदेश मिलते थे। इसी पैटर्न के जरिए वो जांच एजेंसियों से बचने की कोशिश करते थे। कॉल ट्रैक न होने के लिए पुश टू टॉक ऐप का इस्तेमाल करते थे। खुलासा ये भी हुआ है कि शहजाद भट्टी ने समीर को दीवारों पर तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान लिखने और लोगों को जोड़ने का टास्क दिया था। तुषार उर्फ हिजबुल्ला टारगेट की रेकी और घटना को अंजाम देने के लिए रेडी था, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही योगी फोर्स ने प्लान को ध्वस्त कर दिया। तुषार चौहान जो 5 महीने पहले तक हिंदू था, अचानक हिजबुल्ला कैसे बन गया? ये बात भी उत्तर प्रदेश एटीएस के लिए पहेली बनी हुई है कि आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि वो हिजबुल्ला बन गया और फिर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क में आकर भारत के ही खिलाफ साजिश में शामिल हो गया। इस सच का पता लगाने के लिए जी मीडिया की टीम बागपत के रमाला गांव पहुंची। ये वही गांव है और घर है जहां तुषार का परिवार रहता था, लेकिन अब खंडर बन चुके इस घर में कोई नहीं रहता। घर के गेट पर ताला लटका हुआ है, लेकिन तुषार के परिवार को लेकर जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। तुषार के बाबा जी 77 सेनानी थे और जी ताऊ के लड़के उनके कर्नल से रिटायर है फौज से। अब सोचिए, जिसके परिवार के लोग फ्रीडम फाइटर और सेना से जुड़े हैं, उसका हिजबुल्ला बनना तुषार के चाचा के गले से भी नहीं उतर रहा है। हालांकि उनका दावा है कि तुषार दिमागी रूप से कमजोर है। दिमागी कमजोर है, वो कुछ भी कर सके ऐसा। वो अपना यहाँ पे अपने उसमें था, हम अपनी परेशानी में रो रहे जी जा रहे, अपना डेथ हो रही, वो अपना फोन लेकर घूम रहा था जहाँ भी वो कर रहे हो पता नहीं। हालांकि एटीएस की पूछताछ में तुषार उर्फ हिजबुल्ला ने कबूला है कि वो सोशल मीडिया और कुछ लोगों के बहकावे में आकर इस्लामिक परंपराओं का पालन करने लगा, क्योंकि आतंकी ऐसे ही गरीब और कमजोर युवाओं को टारगेट करते हैं और उन्हें पैसों का लालच देकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए रेडी करते हैं। लेकिन यूपी में आतंकियों का ये प्लान फेल हो गया। अगली खबर मध्य प्रदेश के खरगोन से, जहां सिर्फ 150 रुपए के विवाद में एक नाबालिग की हत्या कर दी गई और इसके बाद पूरे इलाके में बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने आगजनी की और जमकर यहां हंगामा किया।
आक्रोशित लोगों ने आरोपी का घर और वेल्डिंग की दुकान में आग लगा दी और सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा किया। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साथ ही पुलिस प्रशासन हरकत में भी आया और भारी पुलिस बल के साथ हालात को काबू कर लिया। बता दें कि खरगोन के करही में महज 150 रुपए के लेन देन के लिए विवाद हुआ था, जिसके बाद शानू खान नाम के शख्स 15 से 16 साल के नाबालिग सोहन के पेट में लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। नाबालिग की मौत से पूरे इलाके में बवाल हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हालात पर काबू पा लिया है, लेकिन तनाव अभी बरकरार है। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है और पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मामूली से विवाद के बाद एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मां के पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल विवाद शुरू हुआ था भिंडी की सब्जी जलने को लेकर। बहू ने भिंडी की सब्जी बनाई तो वो जल गई। इसी बात को लेकर परिवार ने खूब विवाद किया। झगड़े के बाद 38 साल की सीबो की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसके बाद माई के पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। बाद में जब देखा तो उनके गले पे निशान थे हमारी सिस्टर की, इन्होंने हत्या करी। उनकी ननद है, जेठ है, जेठानी है। आरोप है कि मृतका के जेठ, जेठानी, ननद और परिवार ने बाकी लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त पति घर में नहीं था। फिलहाल माई के पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है कि ये हादसा था या फिर सोची समझी साजिश। वैष्णो देवी मंदिर के चढ़ावे में नकली सिक्के मिलने का खुलासा हुआ है। श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए चांदी के गहनों और सिक्कों में सिर्फ 5 से 6% चांदी मिली है और इसके बाद सियासत गर्मा गई है और भ्रष्टाचार भी कितना बड़ा उदाहरण है ये देखा जा सकता है कि भगवान को भी ठगने से इंसान जो है वो बाज नहीं आ रहा। रिपोर्ट में ये सामने आया है, उसने भक्तों को न सिर्फ चौंका दिया बल्कि आस्था के नाम पर एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। दरअसल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चढ़ावे में मिले करीब 20 टन चांदी के गहने पिघलाने और सुरक्षित रखने के लिए सरकारी टकसाल को भेजे थे, जिसका मूल्य करीब 500 से 550 करोड़ रुपए आंका जा रहा था। लेकिन जब जाँच हुई तो पता चला कि इसमें सिर्फ 5 से 6% शुद्ध चांदी है, जो सिर्फ 30 करोड़ रुपए है। बाकी चांदी के नाम पर 94 किलो मिलावटी धातु था। मामला सामने आते ही सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने बड़े स्तर पर जाँच की मांग की तो वहीं पीडीपी ने श्राइन बोर्ड को ही निशाने पर ले लिया। क्या ये खबर सही है? अगर सही नहीं है तो वो भी उन्हें क्लियर करना चाहिए। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी जांच की आवश्यकता है। बहुत बड़ा एलिगेशन है और ये लोगों की आस्था के साथ खेल है, क्योंकि श्राइन बोर्ड पर एक क्वेश्चन मार्क लग चुका, सवालिया निशान। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वहीं कटरा के स्वर्णकार एसोसिएशन ने भी नकली चांदी के चढ़ावे पर चिंता जताई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से रजिस्टर्ड दुकानों से चांदी का सामान खरीदने की अपील की है। और इस समय की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, तेज रफ्तार ट्रक यहां हाईवे पर पलट गया है। हादसे में बाल बच गया है ड्राइवर, ये एक अच्छी बात है। काफी देर तक यहां यातायात प्रभावित रहा। स्थानीय प्रशासन ने अब ट्रक को हटाया है और ट्रैफिक को चालू किया है। मध्य प्रदेश के सागर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 34 एकड़ में खड़ी फसल रातों रात गायब हो गई। किसान का कहना है कि शिकायत दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। अजब गजब मामलों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश में फसल चोरी की ये अलग ही कहानी है। यहाँ किसान की फसल रातों रात गायब हो गई, जो एमपी में अब तक की सबसे बड़ी चोरी मानी जा रही है। हमारी रातों रात फसल काट ली गई है। रातों रात हमारी 34 एकड़ जमीन थी। हमें 1.5 महीने हो गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं। किसान ने गेहूं, चना और तेवरा उगाया था, लेकिन कटाई से ठीक पहले पूरा खेत खाली हो गया। रातों रात फसल काटकर गायब कर दी गई। पीड़ित किसान ने गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगाए हैं, साथ ही पुलिस पर कार्रवाई करने से बचने का आरोप लगाया। अब पीड़ित ने सागर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। अगर 34 एकड़ की फसल सुरक्षित नहीं तो छोटे किसानों का क्या होगा? अब सभी की नजर प्रशासन की कार्यवाही पर टिकी है। बिहार के मोतिहारी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला अपने ससुर को जेल जाने से बचाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गई। पिपरा कोठी इलाके की इस घटना में महिला करीब 1 घंटे तक टावर पर डटी रही और नीचे उतरने से इनकार करती रही। चलिए, ये कुछ खबर अलग है कि कम से कम ससुर को बचाने के लिए महिला टावर पर चढ़ी, नहीं तो यहाँ तो प्रेमी प्रेमिका का मामला ही नहीं खत्म होता। और टावर के ऊपर चढ़ी इस महिला को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई।
घर वाले और पुलिसकर्मी नीचे आने को कहते रहे, लेकिन महिला अपनी जिद पर अड़ी रही। महिला के पति के बड़े भाई को पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। खबर मिलने के बाद महिला टावर पर चढ़ गई और पुलिस से कहने लगी कि वो गारंटी दे कि उसे दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। देखिए कैसे ये पुलिसकर्मी महिला को भरोसा दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम वही वैसे ही बैठी रहो या फिर नीचे उतरो, तुम्हारे भसुर आ रहे हैं। भसुर को दोबारा गिरफ्तार नहीं करने का भरोसा मिलने के बाद महिला नीचे उतरी। पति के बड़े भाई को जेल जाने से बचाने के लिए महिला की हरकत सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कानून के तहत कार्रवाई की गई है और किसी को भी इस तरह से कानून को हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक्सपायर्ड और मिलावटी सामान के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। यहाँ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यहाँ चिप्स से लेकर नूडल्स तक सब नकली है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम और आप जो खा रहे हैं वो सुरक्षित है? देखिए, चिप्स, नमकीन, नूडल्स, ब्रेड, मिठाई, ये सब के सब नकली हैं। मिलावट और एक्सपायरी सामानों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही थी और ये सब अमरोहा के ढकिया चमन इलाके में चल रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ से भारी मात्रा में मिठाई, नमकीन और संदिग्ध खाद्य सामग्री बरामद की। जांच में सामने आया कि एक्सपायरी हो चुके सामान को दोबारा पैक कर बाजार में बेचा जा रहा था, यानी पुराना और खराब माल नई पैकिंग में आपके पेट तक पहुंच रहा था। और ये नेटवर्क मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और रामपुर तक फैला था। अब टीम ने सामान जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है, लेकिन हमारी सलाह है कि खाने पीने की चीजें खरीदते वक्त एक्सपायरी डेट चेक कर लें और पैकिंग पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देश भर में मिलावटखोरों का एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है। गुजरात से लेकर तेलंगाना और राजस्थान तक नकली सामान बेचने का खेल पकड़ा गया है, यानी आपकी थाली में सीधा सीधा जहर परोसा जा रहा है। और देश में मिलावट का जाल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इन खुलासों से लगा लीजिए। कहीं नकली घी है तो कहीं चाय पाउडर, यहाँ तक कि धनिया पाउडर भी मिलावटी बिक रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के निकोल की है, जहाँ से 400 किलो नकली घी जब्त किया गया, जिसमें पाम ऑयल मिलाकर मंगला मूर्ति ब्रांड के नाम से बेचने की तैयारी थी। उधर हैदराबाद में 4500 किलो नकली चाय पाउडर बरामद किया गया है। यहाँ एक गैंग एक्सपायरी चाय में रंग और फ्लेवर मिलाकर बाजार में बेच रहा था, जिसमें 10 से ज्यादा होलसेलर शामिल पाए गए और कई आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। वहीं राजस्थान में धनिये के नाम पर डंठल और कचरा मिलाकर बेचने का खेल खेला जा रहा था, जिससे किसानों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। इसलिए खाने पीने की कोई भी चीज खरीदते समय सावधान रहें, ब्रांड, पैकिंग और क्वालिटी की जांच करें। सस्ते के चक्कर में सेहत से समझौता ना करें। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक दिलचस्प और हैरान करने वाला वीडियो हमें मिला है। यहाँ इंटरनेट सेंसेशन बना मटरू अब जंगल में जाएगा, जबकि कुछ दिन पहले ही मटरू डीएम की कुर्सी पर बैठ गया था। लेकिन अब मटरू का रेस्क्यू कर लिया गया है और मटरू को जंगल में छोड़ने की तैयारी है, ताकि वो सरकारी दफ्तर में अधिकारियों की बैठक में फिर से एंट्री न ले सके। दरअसल कुछ दिन पहले ही बागपत कलेक्ट्रेट में एक बैठक के दौरान लंगूर मटरू ने एंट्री ली थी और सीधे डीएम की कुर्सी पर बैठ गया था। लेकिन डीएम ने भी बेखौफ अंदाज में अपनी सीट छोड़ दी और मटरू को कुर्सी पर बैठने दिया। तभी से मटरू इंटरनेट सेंसेशन बन गया था। हालांकि बढ़ती भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग ने मटरू का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। लेकिन मटरू की कहानी चेहरे पर एक मुस्कान जरूर ला देती है। बिहार के छपरा में अवैध शराब तस्करी का एक बड़ा खेल पकड़ा गया है। पिकअप वैन में हिडन चैम्बर बनाकर शराब की सप्लाई हो रही थी। एक्साइज डिपार्टमेंट की कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। ये तहखाना देखकर अधिकारियों की आंखें भी फटी की फटी रह गई। एक दो नहीं बल्कि पूरी 8 रैक विदेशी शराब की बरामद हुई है। देखिए शराबबंदी वाले बिहार में तस्करी का जाल कैसे बुना जा रहा है। पिकअप वैन में विदेशी शराब हिडन चैम्बर बनाकर छिपाई गई थी। ये देखिए शराब की बोतलों की लंबी लंबी कतार, आप गिनती करते करते थक जाएंगे। पुलिस को चकमा देने के लिए तस्करों ने 8 स्लाइडिंग हिडन चैम्बर बनाए। पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। हैरानी की बात तो ये है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिसके बाद चुनौती ये है कि इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म आखिर कैसे किया जाए।